हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो भागों में, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला थर्मो और दूसरा डायनेमिक्स। हम लोग जानते हैं कि थर्मो का मतलब हीट हो जाता है और डायनेमिक्स का मतलब मोशन हो जाता है। हीट कहने का मतलब क्या हुआ? तो हीट जो होता है वो किसी बॉडी में नहीं होता। जैसे हम लोग आग ताप ठंडे के मौसम में आग के नज़दीक रहते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग कोई आदमी है और यहाँ पर इसको आग जली हुई है। अब ये जो हो रहा है, देख रहा है, आग के पास खड़ा है, तो यहाँ से आग इसके पास जा रही है, हीट जा रही है यहाँ से इसके पास, और इसका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो हीट हम ये नहीं कह सकते कि हीट जो होती है वो किसी इंसान के किसी बॉडी के अंदर होती है। किसी बॉडी में जो होती है वो टेम्परेचर होती है। तो हीट को हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो इस सब चीज़ों के बारे में जो इसमें पढ़ते हैं हम लोग, तो वो होती है फिजिक्स के वहाँ ब्रांच, स्पेशलिस्ट ब्रांच जो होती है वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आती है, जैसे यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए क्या करना पड़ता है? तो यूनिवर्स बोलता है कि पूरे के पूरे जो उसमें होती है, जिसमें सिस्टम होती है। जैसे यहाँ पर एक इंसान था, यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो ये जो जहाँ पे हैं वो यूनिवर्स कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्स को फिर बांटा गया दो भागों में, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग। और ये जो सिस्टम है, जिस पे वर्क किया जाता है उसको सिस्टम कहा जाता है। जैसे हम कोई बॉडी लिए, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, तो इसके साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो इसके साथ जो कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है उसको बॉडी कहेंगे। और जो सराउंडिंग इस सिस्टम के अलावे जो बच गई, जैसे इसके साथ छेड़छाड़ यहाँ पर किया जा रहा था, तो इसके अलावा इधर का भाग जो है, इधर का भाग, इधर का भाग, इधर का भाग बच गया, तो ये हो जाएगी सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए एक बाउंड्री हो गई। तो ये जो यहाँ पर जो दीवारें दिख रही है इस टाइप में, ये हो जाती, कहलाती है आपकी बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री है ये आपका कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। जैसे एक बोतल है, तो अगर इस थर्मो बोतल है जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो सकती है। और अगर इससे हीट जा रही है तो ये कंडक्टिंग है। तो ऐसा होता है। और ये रिजिड भी हो सकता है बाउंड्री, और नॉन रिजिड भी रह सकता है। तो ये हो गया सिस्टम, सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली बाउंड्री। अब इसमें से कुछ ऐसे टर्म हैं जिसका प्रयोग हमें जानना जरूरी होता है। कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ एक टर्म आएगी जो आगे हमें यूज करनी होगी, जैसे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है? कोई बॉडी है, अगर इसमें एनर्जी, हीट पहले है ही क्या? हीट जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। तो किसी बॉडी में जो है जितनी अमाउंट में, जैसे ये एक बॉडी है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो जितनी एनर्जी है इसमें सबको जोड़ देते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर होती है कि इसमें फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स लगेगी तो वर्क होगा, और वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ वर्क, फोर्स, जितनी एनर्जी है इसमें सबको जोड़ देते हैं,
तो उन सब का सम जो होता है इंटरनल एनर्जी कहलाता है। जनरली हम लोग देखते हैं तो एक बॉडी में जो होता है काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो होता है इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। जैसे अब इंटरनल एनर्जी को डिनोट हम लोग यू से करते हैं, तो यू को जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट में निकाला ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि ये जो होता है यू का वैल्यू, ये पथ पर, जैसे मान लिए कि एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी बी है, इसमें इसका इंटरनल एनर्जी और इसका इंटरनल एनर्जी सेपरेटली निकालना ही पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसमें क्योंकि ये पहली बात कि ये तो पथ के फॉलो नहीं करता कि मान लिए कि ए एनर्जी इससे इसमें जा रही है, मान लेते कि एक थर्ड बॉडी और है, फिर ये इसमें आ रही है, तो इसका इंटरनल एनर्जी जो होता है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि इसमें कितना आ रही है। इसका इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट इससे और इसके रिलेशन में, इसका बीच वाले का रोल गायब हो जाता है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालनी पड़ती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसी चीज़ को चेंज ऑफ के लिए हम लोग डिफरेंशियल का फॉर्म करते हैं। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डी यू से डिनोट होगा। ठीक, तो इस हिसाब से आ गया डी यू बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब मान लिए कि एक सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी। मान लिया इसका इंटरनल एनर्जी ए है, इसका इंटरनल एनर्जी बी है। तो इसका जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा ये ई बी माइनस ई ए होगा। अगर ई बी बड़ा हो गया ई ए से तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो होता है बॉडी का इंक्रीज कर जाएगा। जैसे इस बॉडी से टेम्परेचर इसमें जा रही है तो ई भी बड़ा हो जाएगा, ए वाला जब इसमें ज़्यादा टेम्परेचर चल जाएगा, ज़्यादा हीट इसमें आ जाएगी तो इंटरनल एनर्जी इसमें ज़्यादा हो जाएगी। और यही अगर ई बी छोटा हो गया ई ए से, मतलब इसमें जो हीट है वो कम हो गया, इसमें जो हीट है वो ज़्यादा हो गया और इसमें हीट कम हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का मान घट जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही थी तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का मान डी यू का मान इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पर जो हो गया नेगेटिव आएगी तो डी यू का मान डिक्रीज करेगी। तो अब हम इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट अपने सिलेबस, जो सेमेस्टर हम लोग का जो सेमेस्टर 3 में जो है पेपर 6 का जो है उसमें आ जाते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे टर्म हैं, जीरोथ लॉ है और कई सारे टर्म हैं जिसे हमें पढ़ना जरूरी है और हमने 12 में इसको पढ़ चुके हैं। तो अब हम सीधा लॉ पर आते हैं। तो हमारे सिलेबस स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके जो बेसिक थे हमने बताया आपको कि कैसे क्या होता है। एक बार फिर से शॉर्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स हम लोग पढ़ें, सिस्टम पढ़ें, सराउंडिंग पढ़ें, उसके बाद इंटरनल एनर्जी पढ़ें, और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग आ जाते हैं, मान लिए कि एक बीकर है, अब इसमें पानी भरा हुआ है। मान लिए कि एक बीकर है, इसमें पानी भरी हुई है, ठीक। जब इसको मान लिए कि पानी भरी हुई है और ये जो है एक पिस्टन है, पिस्टन हो गया। इससे ऊपर जो हो रहा है इसको हम हीट कर रहे हैं नीचे से, इसके नीचे हमने कैंडल लगा दिया और इस हीट हो रही है। और ये जो है पूरा क्लोज है, इसके ऊपर से जो वेपर इसमें बन रहे हैं हीट के कारण वो बाहर नहीं निकल रहे हैं।
तो जो इसमें जो है इससे हीट ट्रांसफ़र होगी इसमें बीकर में, और बीकर से होगी वाटर मॉलिक्यूल्स में। जब वाटर मॉलिक्यूल्स में हीट जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी इसकी बढ़ने पर इसके पार्टिकल्स मोशन करने लगेंगे, और जब इसके पार्टिकल मोशन करेंगे, इसके पार्टिकल इधर 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 मोशन करने लगेंगे, तो ये फोर्स लगाएंगे इस पर, पार्टिकल फोर्स लगाएंगे। जो सामने वाले ऊपर वाले पार्टिकल होंगे, ये नीचे वाले पार्टिकल अपने ऊपर वाले पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे, और ये इसके ऊपर वाले पर लगाएगा। इस तरह से जो नीचे का जो सतह के सामने वाले जो पार्टिकल हैं वो सतह पर फोर्स लगाएंगे। तो मान लिए कि इस पर फोर्स लगाएं और ये इस पिस्टन को जो है इतना थोड़ा सा ऊपर कर दिए। मान लेते हैं कि यह पिस्टन यहाँ पे आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? तो वेपर के कारण। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं और सीटी ऊपर जाती है, ठीक। तो ये जो हीट के कारण ऊपर गई, मान लिए कि ये डिस्टेंस इसकी बीकर की एक लंबाई होगी, मान लिए कि x, तो ये छोटी सी लंबाई है, तो इसको तो dx लेना पड़ेगा। और ये जो फोर्स लगा रही है F के पर लगा रही है, पार्टिकल के जो वेपर के हीट करने के कारण जो इसमें वेलोसिटी आई, इसमें पार्टिकल मोशन में आए, ये जो फोर्स लगाए वो F फोर्स लगाए, और जो ये फोर्स के कारण जो पिस्टन ऊपर उठा उसकी लंबाई dx है। तो इस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे तो होता है एफ डी एस कोस थीटा, फिलहाल थीटा का मान यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 0 डिग्री। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ पर एफ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डी एक्स है। तो इस हिसाब से डब्ल्यू बराबर हो गया एफ इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर पी बाई ए, पी बराबर एफ बाई ए होता है। तो यहाँ से एफ बराबर पी ए आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी ए डी एक्स। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर एल प्लस बी जो होता है, एल इंटू बी और एच, ये होता है वॉल्यूम, ठीक। और एल बी को क्या कहते हैं? एरिया, और एच हो गया क्या? हाइट। तो ये वॉल्यूम बराबर यहाँ से फॉर्मूला निकल गया एरिया गुने हाइट। तो ये एरिया हो गया और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हाइट का काम कर रहा है। तो इस हिसाब से डब्ल्यू बराबर हो गया पी डी भी। जैसे यहाँ पर डी एक्स है तो ये छोटा वॉल्यूम बताएगा, इसलिए डी भी हो गया। अगर यहाँ पर ए एक्स रहता तो ये भी होता, यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ पर डी भी होगा। तो डब्ल्यू बराबर हो गया पी डी भी। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, डब्ल्यू बराबर पी डी बी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये यूज होने वाली है, तो ये से हमने पहले डिस्क्राइब किया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है क्या होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी होती है कि इधर पहले का जितना एनर्जी है और बाद का जितना एनर्जी है दोनों इक्वल होंगे, वही कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चाहे आप कुछ भी कर लो, दोनों एनर्जी इक्वल ही होगी। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखेंगे वो बेस ही एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग यहाँ पर हीट किया तो हीट के कारण ये पिस्टन उठा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसके एनर्जी में चेंज हुई होगी। इसका जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि एक बॉडी में जितना एनर्जी होती है उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं और जिसको डिनोट करते हैं डी यू से। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो बढ़ी, डी यू हुआ, पहले कुछ रहा होगा, हीट किए तो अब कुछ रहा हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू हो गया। अब इसमें काम हुआ डब्ल्यू, तो
तो जो इसकी एनर्जी डी यू इंटरनल एनर्जी चेंज की होगी। अब यहाँ पर हीट दे रहे हैं तो हीट को जो डिनोटेशन होता है वो क्यू होता है, बड़ा वाला क्यू। अब यहाँ पर हीट चेंज कर रही है इसलिए डी क्यू होगा। तो जो ये डी यू है ये डी क्यू है और यहाँ पर हम लोग वर्क निकाल रहे हैं कि डी डब्ल्यू हो रहा है। तो इस सब के बीच जो रिलेशन देता है वही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर डी क्यू एनर्जी, तो ये जो डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू जो ये है इनके बीच जो रिलेशन देगा वही होता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होती है ये बोलता है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा। ऐसा क्यों होगा? तो डी क्यू क्या था, जो हमने हीट दी सो, और डी यू क्या है, इसमें जो एनर्जी चेंज हुई इंटरनल एनर्जी सो, और डी डब्ल्यू क्या है, इसमें वर्क डन हुआ सो। ये भी एनर्जी है, ए भी एनर्जी है, ए भी एनर्जी है। तो ये तो बाद की है, पहले वाली एनर्जी है जो हम लोग अप्लाई किए हैं, और ये जो है अब की एनर्जी है, और ये जो वर्क डन है ये एज एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो डी यू पहले की एनर्जी बराबर बाद की एनर्जी, तो पहले की एनर्जी हो गई डी क्यू और अब की हमारी एनर्जी रही वो डी यू और डी डब्ल्यू का सम हो जाएगा। तो इस हिसाब से निकल गया हमारा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मेन फॉर्मूला हो गया डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और हम लोग जानते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पर निकाले हैं पी डी भी होता है। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी भी, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेस किस पर है? तो ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। और ये क्या बोलता है कि पहले वाली जो एनर्जी है, पहले वाली एनर्जी बराबर बाद वाली एनर्जी। तो पहले जो हमारी जो सिस्टम था, ये पिस्टन था, यहाँ पर मोकेंडल था, और यहाँ पर ये पिस्टन उठ के ऊपर आ गया था। तो इसमें देखें तो इसकी एनर्जी चेंज होके कितना हो गई डी यू, और इसमें कार वर्क हुआ, और वो भी जो रहता है वर्क वो एज एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर डी यू ये दोनों का टोटल एनर्जी निकल जाएगा। और बाद वाली हो गई ये बाद वाली, और पहले वाली कितनी थी जो हम लोग हीट जिसमें दे रहे थे डी क्यू, वो हो गई हमारी कितना पहले वाली। तो इस हिसाब से देखें तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू और हम लोग निकाल चुके हैं डी डब्ल्यू बराबर पी डी बी, तो डी यू प्लस पी डी बी, ये हो गया मेन फॉर्मूला। यहाँ पर डी क्यू क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम है कि जो हम लोग सिस्टम को दिए सो है। डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और डी डब्ल्यू क्या है कि इसका जो एनर्जी इंक्रीज हुई इसके कारण जो इस पिस्टन पर जो फोर्स लगा उसके कारण जो काम हुआ वो है एक्सटर्नल, जो बाहरी काम हुआ वो हो गया ये। अब हमने जो वहाँ पर बाहर में बताया उस रफ में वही चीज़ यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हम लोग का क्या, दो फॉर्मूले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे है। आखिर ये फॉर्मूला दिया, किसी ने बनाया तो इतना मेहनत करके बनाया तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ यूज होगी। तो ये फॉर्मूले का यूज कहाँ पे होगी आगे, तो वो देखेंगे किस तरह से। और उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो गए, जैसे हम लोग जानते ही होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब जो कुछ प्रोसेस हैं इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स और गुड बाय।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे क्लिक करें।